हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं अपना मैनेजमेंट का अगला कार्य, अगला फंक्शन। मैंने आपको मैनेजमेंट पढ़ाते समय अपने लास्ट लेक्चर में प्लानिंग, नियोजन कंप्लीट करवा दिया था। अब हम उसके आगे प्रबंध का अगला जो कार्य है वो है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। उस पर आज हम चर्चा करना शुरू करेंगे। चलिए, तो सेकंड टॉपिक है हमारा। पहला टॉपिक प्लानिंग था, सेकंड टॉपिक है आपका ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। सभी लोग हेडिंग डालिएगा, ऑर्गेनाइजेशन या संगठन। शुरू करते हैं। हम ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के बारे में समझते हैं क्या है, किस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। चलिए, तो यदि मैं संगठन की चर्चा आपसे करूं तो संगठन को मैं क्या कहूंगा? जिसके द्वारा, सिर्फ संगठन का अर्थ लिख रहा हूं मैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या है ना, उसका मीनिंग लिख रहा हूं। जिसके द्वारा उपक्रम की, उपक्रम मीन्स कोई भी संस्था, है ना, जिसके द्वारा उपक्रम की विभिन्न, जिसके द्वारा उपक्रम की विभिन्न क्रियाओं को, जिसके द्वारा उपक्रम की विभिन्न क्रियाओं को भिन्न भिन्न, विभिन्न क्रियाओं को भिन्न भिन्न समूहों में बांटकर, भिन्न भिन्न समूहों में बांटकर, भिन्न भिन्न समूहों में बांटकर, भिन्न भिन्न समूहों में बांटकर उनके बीच अधिकार, उनके बीच अधिकार स्थापित किया जाता है, अधिकार स्थापित किया जाता है। ये मैंने आपके सामने संगठन का अर्थ लिखा है। मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं अब इसको कि जो बात मैंने लिखी है उसका मतलब क्या है। लाइन को पहले आप ध्यान से पढ़िए। जिसके द्वारा उपक्रम की विभिन्न क्रिया भिन्न भिन्न समूहों में बांटकर उनके बीच अधिकार स्थापित किया जाता है। अब सर ये संगठन है क्या, और इसको पढ़ने से पहले इसकी जरूरत क्या है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब भी आप किसी बड़ी संस्था का निर्माण करते हैं, कोई भी आप कंपनी चलाते हैं, कोई भी संस्था आप चलाते हैं, चाहे प्रशासन हो, चाहे कंपनी हो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, चाहे पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, या कोई भी आप बड़ा काम करते हैं, तो ये संभव नहीं है कि सारे काम आप स्वयं कर सकें। ठीक है, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वैसे ही जैसे आपका, मैं आपके एक घर का एग्जांपल ले लूं कि आपके घर में कोई फंक्शन है और उसमें आपने जो है लोगों को खाना भी खिलाना है, एक आपका परफॉर्मेंस या मतलब आपका एक स्टेज कार्यक्रम भी है, तो अलग अलग जब इतने मल्टीपल कार्यक्रम आपने ऑर्गेनाइज किए हैं, आपने रखे हुए हैं, उनका प्लान किया है, तो आपको बहुत सारे लोगों की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अलग अलग टाइम पर अलग अलग लोग अलग अलग काम को कर सके। और यदि कोई एक ही वही काम करेगा तो आप सबको पता है कि वो काम प्रॉपर नहीं हो पाएगा। वैसे ही यदि मैं किसी संस्था के केस में कहूँ कि यदि एक ही व्यक्ति वही वस्तु का निर्माण भी करे, वही व्यक्ति वस्तु के लिए जो है फाइनेंस की व्यवस्था भी करे कि भाई पैसा चाहिए, कच्चे माल के लिए कहाँ से आएगा, वही व्यक्ति अकाउंट का काम भी करे, वही व्यक्ति जो उसका सेल्स का काम भी करे, वही व्यक्ति फीडबैक और जो है होलसेल रिटेलर से रिलेशंस भी बनाए, तो क्या ये पॉसिबल है? सब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या किया जाए? तो अलग अलग स्टेज पे अलग अलग व्यक्तियों को रखा जाए जो इन अलग अलग कार्यों को करें।
तो यही आपकी इस अर्थ में लिखा हुआ है कि किसी उपक्रम की विभिन्न क्रियाएं मतलब मैंने यही बता दी, प्रोडक्शन हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, सेल्स हो गया, फाइनेंस हो गया, अकाउंट्स हो गया, बहुत सारे हैंड होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में कई तरीके के काम होते हैं, तो विभिन्न क्रियाओं को भिन्न भिन्न समूह में बांट करके आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, और उनके बीच अधिकार। क्यों? क्योंकि जब तक आप किसी को पावर नहीं दोगे कुछ करने का, सारे पावर आपने स्वयं रख लिए और सिर्फ उनको बोल दिया तुमको ये करना है, फिर उसको बार बार आपसे परमिशन लेना पड़ेगी। तो आप जो है मैक्सिमम पावर उन्हें डिलीवर कर देते हैं। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल काम के लिए वो आपसे पास आएगा, बट सारी चीजें यदि पूछने आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उनके बीच अधिकार स्थापित करना या उनमें अधिकारों को बांटना कि आपके पास ये पावर है, आपके पास ये पावर है, और आप ये कर सकते हैं और ये आपको करना है। यही संगठन या ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। आई थिंक आपको इसका मीनिंग क्लियर हुआ होगा कि संगठन का या ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है। ठीक है, अब संगठन को जो है मिशन भी कहा जाता है। किसी संगठन को मिशन के द्वारा भी परिभाषित किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले आ चुका है। ठीक है, डेयरी फेडरेशन के एग्जाम में था ये। क्या था क्वेश्चन? इस लाइन को मैं अलग से लिख देता हूं। संगठन के अस्तित्व के संगठन के अस्तित्व के कारणों से, संगठन के अस्तित्व के कारणों को मिशन द्वारा परिभाषित मिशन द्वारा परिभाषित किया जाता है। मिशन द्वारा परिभाषित किया जाता है। मिशन द्वारा परिभाषित किया जाता है। क्या लिखा है? संगठन के अस्तित्व के कारणों को मिशन द्वारा परिभाषित किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगली डेफिनेशंस की तरफ जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक दो डेफिनेशन हम वो भी नोट कर लें। चलिए, लिखेगा, कुछ परिभाषाओं को हम यहाँ नोट कर लें। सबसे पहली डेफिनेशन जो आपको लिखा रहा हूं, लिखिएगा एक दो डेफिनेशन। इनका नाम है मूने। मूने के अनुसार लिखिएगा इनकी डेफिनेशन को, डेफिनेशन इन्वर्टेड कॉमा से ही शुरू किएगा। सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया गया सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया गया सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया गया प्रत्येक मानवीय संघ प्रत्येक मानवीय संघ प्रत्येक मानवीय संघ संगठन कहलाता है। प्रत्येक मानवीय संघ संगठन कहलाता है। प्रत्येक मानवीय संघ संगठन कहलाता है। इसका मतलब किसी ऑब्जेक्ट या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो आप लोग इकट्ठा हुए हैं, मानवीय संघ का मतलब क्या है? व्यक्तियों का एकत्र होना या उनका समूह में परिवर्तित होना। तो ऐसे मानवीय संघ को ही हम संगठन या ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। चलिए, लिखिएगा एक डेफिनेशन और लिख लें हम। अब कई कई अलग अलग जो है विद्वानों ने अपनी अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। सभी को याद कर पाना या याद रखना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ एक या दो ही डेफिनेशन हम यहाँ देखेंगे।
मैं सिर्फ आपको वही डेफिनेशन महत्वपूर्ण लिखा रहा हूं जो एग्जाम में आई हैं या आ सकती हैं। ठीक है, लिखिएगा किसी, अगली डेफिनेशन है आपकी, हैने के अनुसार किसी सामान्य उद्देश्य, किसी सामान्य उद्देश्य, किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, प्राप्ति के लिए विशेष अंगों का, प्राप्ति के लिए विशेष अंगों का, विशेष अंगों का मैत्रीपूर्ण, मैत्रीपूर्ण मतलब दोस्ताना, मैत्रीपूर्ण संयोजन ही, मैत्रीपूर्ण संयोजन ही संगठन कहलाता है, या संगठन कहते हैं। मैत्रीपूर्ण संयोजन को ही संगठन कहलाता है। ये हैने के अनुसार। अगली डेफिनेशन जो एग्जाम में पूछी जा चुकी है, एक और लास्ट वन लिखिएगा। अगली डेफिनेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा। थोड़ी सी बड़ी है बट फिर भी इनका मत महत्वपूर्ण है। लूथर गुलिक इनका नाम है। लूथर गुलिक के अनुसार लिखिएगा, संगठन सत्ता का, संगठन सत्ता का औपचारिक, संगठन सत्ता का औपचारिक ढांचा है, संगठन सत्ता का औपचारिक ढांचा है, जिसके द्वारा, औपचारिक ढांचा है, औपचारिक ढांचा है जिसके द्वारा, जिसके द्वारा किसी निर्धारित लक्ष्य की, किसी, जिसके द्वारा किसी निर्धारित लक्ष्य की, इसके द्वारा किसी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यों को, निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यों को विभाजन, कार्यों को विभाजित तथा, कार्यों को विभाजित तथा, कार्यों को विभाजित तथा निर्धारित किया जाता है, विभाजित तथा निर्धारित किया जाता है, विभाजित तथा निर्धारित किया जाता है और उनका समन्वय किया जाता है, और उनका समन्वय किया जाता है, और उनका समन्वय किया जाता है, और उनका समन्वय किया जाता है। ये डेफिनेशन थी लूथर गुलिक की। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अगर ये डेफिनेशन आपने नोट कर ली है तो लिखिएगा। अगला पॉइंट ये था, संगठन क्या कहलाता है, उसकी कुछ अर्थ देखा हमने और कुछ विशेषताएं हमने देखी। अब आगे बढ़ते हैं, नोट कीजिएगा।
अगला पॉइंट, विशेषताएं। अगला पॉइंट नोट कीजिएगा, संगठन की विशेषताएं। लिखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ या फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन की विशेषताएं। संगठन की विशेषताएं। चलिए नोट करते हैं हम वन बाय वन, एक एक विशेषता को हम लिखेंगे, समझेंगे। सबसे पहली विशेषता जो संगठन की है वो है कार्य का विभाजन। कार्य विभाजन या कार्य का विभाजन, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इस संगठन की पहली विशेषता है वर्क डिस्ट्रीब्यूशन या वर्क डिवीजन। ठीक है, कार्य का विभाजन, इसका मतलब आप सभी जानते हैं कि संगठन में कार्यों के विभाजन के कारण ही संगठन का निर्माण होता है। मैंने आपको शुरुआत में ही समझाया कि कोई एक व्यक्ति सभी कार्य संपन्न नहीं कर सकता, उसे विभिन्न विभिन्न कार्यों के लिए किसी बड़ी संस्था में अलग अलग व्यक्तियों को रखना पड़ेगा, उनकी जवाबदेही, उत्तराधिकार, अधिकार सब कुछ निर्धारित करना होगा। इसलिए कार्य का विभाजन अर्थात विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न विभिन्न कार्यों को बांटना, या आप कह सकते हैं, अगर मैं आपको जैसे मध्य प्रदेश सरकार की ही बात करूं तो अलग अलग विभाग है भाई, है ना। राजस्व विभाग अलग है आपका, वित्त विभाग अलग है आपका, है ना। आपका जो है कुटीर ग्राम उद्योग विभाग अलग है आपका। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग मंत्री, पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट अलग है आपका। तो जितने भी मंत्रालय हैं वो सब अलग अलग हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्यों है अलग अलग, क्योंकि एक ही व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता। आप चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री को ही कहें कि वो सारे काम कर ले तो पॉसिबल नहीं है। उसको अपने चुने हुए विधायकों में से अलग अलग मंत्रालय और विभाग सभी में बांटना होते हैं, ताकि सभी काम व्यवस्थित चल सकें और हर एक व्यक्ति किसी एक विशेष कार्य के लिए उत्तराधिकारी रहे। ठीक है, उत्तरदायी भी रहे और उसके पास उससे संबंधित अधिकार भी हो। ठीक है, इस कारण से संगठन का प्रमुख कार्य है कार्यों का विभाजन, कार्यों को विभिन्न विभिन्न व्यक्तियों में विभाजित करना या बांटना। ठीक है, तो पहली विशेषता इसकी होती है कार्य का विभाजन। दूसरी विशेषता है आपका सामूहिक प्रयास। एग्जाम में आ चुका है ये, लेबर इंस्पेक्टर के पेपर में था। संगठन की निम्न में से कौन सी विशेषता होती है, उसमें 4 विशेषताएं और उनमें से एक थी आपकी सामूहिक प्रयास। मतलब किसी एक का काम नहीं है संगठन को चलाना। आप सभी जानते हैं किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है इतना बड़ा काम करना। तो सामूहिक प्रयास का मतलब है कि सब लोग मिलके काम करते हैं। ठीक है, कार्यों का विभाजन अपने बीच कर लेते हैं कि कौन क्या करेगा और सब मिलके काम करते हैं। भले ही आपको अलग अलग दिखते हैं, गवर्नमेंट की चर्चा करें कि भाई पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अलग काम करता है, हेल्थ मिनिस्टर अलग काम करता है, लेकिन सबका उद्देश्य, मोटिव तो एक ही है, डेवलपमेंट। ठीक है, तो वैसे ही चाहे व्यक्तियों के बीच कार्यों का विभाजन अलग अलग हो गया हो, लेकिन सामूहिक प्रयास सब मिलके करते हैं। ठीक है, तीसरा विशेषता इसकी, यह भी एग्जाम में आ चुकी है, वो है संगठनात्मक नागरिकता। संगठनात्मक नागरिकता का मतलब है कि सभी में आपसी सामंजस्य है ना। संगठनात्मक नागरिकता का मतलब क्या है कि सभी में आपसी सामंजस्य है, या इसे आप समन्वय भी कह सकते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन भी कह सकते हैं आप। संगठनात्मक नागरिकता या कोऑर्डिनेशन क्या कहलाएगा आपका, कि सभी के बीच में क्या है, आपसी सामंजस्य है, सब मिलकर काम करते हैं, कोई मतभेद वाला काम नहीं है। ठीक है, संगठन का यही विशेषता होती है। अगला लिखिएगा, अगली विशेषता में आपको केवल वो लिखा रहा हूं जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट आ चुकी है। बहुत विशेषताएं हैं, है ना। हम 10-20 तो छोड़ी 50 विशेषताएं लिख सकते हैं। ठीक है, अगली विशेषता, संगठन प्रबंध का एक यंत्र है। अगली विशेषता जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, संगठन
प्रबंध का, संगठन प्रबंध का एक यंत्र है। संगठन प्रबंध का एक यंत्र है। ऑर्गेनाइजेशन इज अ टूल ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन इज अ टूल ऑफ मैनेजमेंट। संगठन प्रबंध का एक अंग है। ठीक है, संगठन प्रबंध का एक अंग है। चलिए बढ़े आगे, लिखें अगली विशेषता। नोट कीजिएगा। अगली विशेषता लिखिएगा। लिखिएगा, संगठन एक चक्रीय क्रिया है। 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 तो ये प्रमुख विशेषताएं थी आपकी कि संगठन एक चक्रीय क्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनेगा संगठन के सिद्धांत। अगली हेडिंग डालिएगा, संगठन के सिद्धांत। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के सिद्धांत। चलिए हेडिंग डालना सभी ने। चलिए शुरू करते हैं। संगठन के सिद्धांत। पहला सिद्धांत नोट कीजिएगा बेटा, फर्स्ट लॉ। पहला सिद्धांत कहलाता है सोफिस्टिकेट सिद्धांत या थ्योरी, है ना, जिसको हम हिंदी में लिख सकते हैं आप सोपनिक सिद्धांत। पहला सिद्धांत है आपका सोफिस्टिक थ्योरी, है ना, सोपनिक सिद्धांत।
अब सोफिस्टिक थ्योरी या सॉपनिक सिद्धांत होता क्या है, या इसी को कई कई जगह लिखा जाता है सोपान श्रृंखला। सॉपनिक को ही लिखा जाता है सोपान श्रृंखला। ठीक है, इस सोपान या सोफिस्टिक शब्द है क्या, समझिएगा। जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको मालूम है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का जो है काम क्या है, बहुत विशाल है, और विशाल काम होने के कारण उसमें विभिन्न विभिन्न विभागों में भिन्न भिन्न व्यक्ति जो है वो उसके अध्यक्ष होंगे। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया स्टेट गवर्नमेंट से ही, कि चीफ मिनिस्टर प्रमुख हो गया, उसके अंडर में बहुत सारे मिनिस्टर हो गए, मंत्री हो गए। उन मंत्रियों के भी पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं जो उस विभाग के हेड होते हैं। ठीक है, तो उन विभागों का हेड वो हो गया जो भोपाल में रहते हैं। फिर उनके भी डिविजनल मतलब जो संभाग स्तर पर हेड होंगे, फिर उनके जिले स्तर पर होंगे, फिर उनके तहसील स्तर पर होंगे। इस तरीके से एक तरीके का सिस्टम यहाँ डेवलप होता है, और वो सिस्टम में ऊपर से नीचे तक हर एक व्यक्ति जो है काम करता है, और कौन किसके अधीन काम करता है ये पहले से ही डिसाइड होता है कि भाई कौन किसके अधीन कौन है। ठीक है, इसी कारण से इसी सिस्टम को सोपनिक सिद्धांत या सोपनिक सिस्टम या सोपान श्रृंखला कहा जाता है। सोपान श्रृंखला कभी आपके किसी भी ऑप्शन में दिख जाए आपको तो समझना इसका मतलब क्या है कि संगठन में कौन व्यक्ति किसके अधीन काम करेगा, या आप कह सकते हैं कि उच्च स्तर से लेके निम्न स्तर तक विभिन्न विभिन्न व्यक्तियों की अधीनस्थता तय करना कि कौन किसके अधीन काम करेगा या कौन क्या काम करेगा और कौन किसके लिए काम करेगा, इसको डिसाइड करना ही सोपनिक सिद्धांत या सोफिस्टिक थ्योरी या सोपान श्रृंखला कहलाता है। आपको एग्जाम में जनरली वो सोपान श्रृंखला शब्द प्रयोग में लाता है, और बहुत सारे लोग इसका मीनिंग समझ नहीं पाते कि सोपान श्रृंखला का मतलब क्या होता है। तो सोपान श्रृंखला का मतलब क्या है कि संगठन में व्यक्ति किस प्रबंधक के अधीन काम करता है और किससे वो आदेश लेता है और किसके प्रति उसकी जवाबदेही होगी, ये तय करना ही सोपान श्रृंखला या सोपान सिद्धांत कहलाता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आप इसके बारे में मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि एक शॉर्ट नोट आप बनाते जाइएगा। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी थ्योरी लिखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो भाई ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि उच्च स्तर से निम्न स्तर तक, या कौन सा व्यक्ति किसके अधीन काम करेगा, ये क्या कहलाता है, सोपान श्रृंखला। उच्च स्तर से निम्न स्तर तक कौन व्यक्ति किसके अधीन काम करेगा, इतने में आपका काम हो जाएगा। जब भी आप इसको दोबारा पढ़ेंगे आपको याद आ जाएगा। ठीक है, बार बार याद दिलाने की मुझे जरूरत नहीं रहेगी, आपको डाउट नहीं उठेगा। तो उच्च स्तर से निम्न स्तर तक कौन व्यक्ति किसके लिए किसके अधीन काम करेगा, बस अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा हमने हिंट यहाँ डाल दिया। तो हमको सोपान श्रृंखला या सोफिस्टिक थ्योरी या सोपान सोपनिक सिद्धांत का मतलब हमेशा याद रहेगा। ठीक है, बड़े आगे। तो सोपनिक सिद्धांत क्या है कि कौन किसके अधीन काम करेगा और किसके लिए जवाब देगा और किसके आदेश प्राप्त करेगा, ये सोपनिक सिद्धांत कहलाता है। चलिए नंबर सेकंड, अपवाद सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेक्शन, सॉरी अपवाद का सिद्धांत है ना, पूरा लिखिए, अपवाद का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन, अपवाद का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेक्शन एक्सेप्शन सॉरी। संगठन में आप सभी को पता है कि प्रत्येक अधीनस्थ को अधिकार दिए जाते हैं, है ना। जो भी अधीन काम करता है किसी व्यक्ति के, उस सभी व्यक्तियों को अधिकार, या आप कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ पावर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बिना अधिकारों के कोई व्यक्ति किसी काम को कर नहीं सकता। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि आपको कोई काम करना है और आपको पावर ना दूं, तो आपको क्या होगा, बार बार प्रत्येक कार्य के लिए मेरे पास आना पड़ेगा, सर मैं ऐसा कर लूं। फिर थोड़ी देर बाद आप फिर कुछ नया पूछ लेंगे, सर ये कर लूं। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको यदि खुल के कह दिया कि ये काम है, इसके लिए आपको मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं, आप स्वयं अपने स्तर से कर सकते हैं। हाँ, इनमें कोई और विशेष परेशानी है तो आप मेरे पास आ सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब अपवाद का सिद्धांत क्या कहता है
कि भाई जो दैनिक कार्य हैं या साधारण कार्य हैं उनको वह अधीनस्थ स्वयं पूरा कर सके, अदरवाइज अपने उच्च अधिकारी की जान ले लेगा। वो तो बार बार पूछ पूछ के कि ये करें कि वो करें कि क्या करें, तो वो उच्च अधिकारी सिर्फ उसको बताता ही रहेगा या खुद अपना काम करेगा। तो इसीलिए अपवाद का सिद्धांत क्या कहता है कि अपने अधीनस्थों को अधिकार दिए जाए ताकि वो अपने डेली बेसिस के दैनिक कार्यों को या साधारण कार्यों को खुद पूरा कर सके। केवल एक्सेप्शनल केस में, अपवाद में, किसी बहुत विशिष्ट परिस्थितियों में उसे अपने उच्च अधिकारी के पास जाना पड़े, अदरवाइज वो स्वयं निर्णय ले सके। ये है अपवाद का सिद्धांत, लॉ ऑफ एक्सेप्शन। तो इसके ब्रैकेट में आप लिख लेना कि प्रत्येक अधीनस्थ को अधिकार दिए जाते हैं, प्रत्येक अधीनस्थ को अधिकार दिए जाते हैं ताकि वह अपने दैनिक कार्य स्वयं कर सके। प्रत्येक अधीनस्थ को अधिकार दिए जाते हैं ताकि वह अपने दैनिक कार्य स्वयं कर सके, ताकि वह अपने दैनिक कार्य स्वयं कर सके, है ना। और किसी एक्सेप्शन या अपवाद या असाधारण मामले में ही उसे उच्च या वरिष्ठ अधिकारी के पास जाना पड़े। ठीक है, बार बार वो पहुंचे ना हर एक बात को लेकर के। ठीक है, चलिए बढ़े अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 3 अपवाद के सिद्धांत के बाद है लोच का सिद्धांत। अभी लोच का सिद्धांत मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, कहाँ, फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हमने पढ़ा था नियोजन में भी, ना कि लोचशीलता आपकी होनी जरूरी है ना। ये सिद्धांत यहाँ भी अप्लाई होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी संगठन में भी होनी चाहिए, है ना, ताकि किसी परिस्थिति या किसी समय के अनुसार आसानी से परिवर्तन किया जा सके, है ना। जैसे जब पहले पुरानी फैक्ट्रियां होती थी तब उनमें मैक्सिमम काम वर्कर हाथ से करते थे। ठीक है, तो वहां किसी तकनीकी प्रबंधक की, टेक्निकल मैनेजर की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम मशीनें मैनुअल थी, हाथ से ही काम करते थे, उनमें इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलती थी। पर टाइम के अकॉर्डिंग वो मशीनें इलेक्ट्रिसिटी से चलना शुरू हुई, बिजली का प्रयोग हुआ, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हुई, तो टेक्निकल इंजीनियर की आवश्यकता पड़ी। इसका मतलब टाइम के अकॉर्डिंग अगर कुछ नया फेरबदल संस्था में हो रहा है तो उस परिवर्तन को संगठन स्वीकार कर सके। इतनी लोचशीलता आपके ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए कि उसको भी एक नया स्थान दे सकें आप। समझ रहे हैं, क्लियर है या नहीं है? ये कहलाता है आपका लोच का सिद्धांत। चलिए आगे बढ़े, लिखिएगा अगला पॉइंट, अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत। अगला सिद्धांत है आपका अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत। अब इसके नाम से ही सब कुछ स्पष्ट है, प्रिंसिपल ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, है ना, अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत। अब इसका मतलब क्या है कि जब किसी को आप पावर देते हैं तो साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी या दायित्व भी देते हैं। ठीक है, कि आपको क्या क्या काम करना है ना, और जो काम आपको सौंपे जा रहे हैं, है ना, अधीनस्थों को पर्याप्त अधिकार भी दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो उन अधिकारों और दायित्वों को भी निभाना है। ठीक है, इसको कहते हैं, इसके लिए एक और आता है लॉ जिसको आप कह सकते हैं कि केंद्रीयकरण नहीं होना चाहिए। एक शब्द और प्रयोग में आता है कि संगठन में केंद्रीयकरण ना होना, है ना, इसको आप कह सकते हैं केंद्रीयकरण ना होना। अब सर ये केंद्रीकरण क्या है? सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, दो शब्दों का इस्तेमाल होता है ऑर्गेनाइजेशन में, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। जो आपके एफ.डब्ल्यू. टेलर थे वो केंद्रीकरण की भावना से प्रेरित थे, और जो एफ आपके आप कह सकते हैं हेनरी फ्योल थे वो डिसेंट्रलाइजेशन पर
केंद्रित थे कि भाई संगठन में डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण होना चाहिए, और केंद्रीकरण के पक्षधर थे आपके एफडब्ल्यू टेलर। अब सर ये केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण क्या है, हालांकि आगे आता है, पर फिर भी हम यही समझेंगे थोड़ा सा। केंद्रीकरण का मतलब है कि पावर किसी एक के हाथ में होना, है ना। जैसे यदि मैं देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करूं तो यहाँ पावर विभिन्न विभिन्न व्यक्तियों के पास है। राष्ट्रपति का अपना पावर है, सुप्रीम कोर्ट का अपना पावर है, प्राइम मिनिस्टर का अपना पावर है, चीफ मिनिस्टर का अपना पावर है, पार्लियामेंट का अपना पावर है, मतलब सांसदों का अपना पावर है, सबके पावर अलग अलग है, राज्यपाल का अपना पावर है, ठीक है। तो ये सत्ता का विकेंद्रीकरण, मतलब अधिकार और दायित्व सभी में विभाजित हैं, ठीक है। और यदि मैं किसी एक ही व्यक्ति को सारे पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दूं, जैसे आपने एक कंट्री का नाम सुना होगा, नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया, वहां का वो शासक किम जोंग उन, सब कुछ वही है ना। मेरा मेरा वचन ही है मेरा शासन, है ना, ये वाला काम वहां चलता है, जो बोल दिया वो होगा। वो क्या है, वो तानाशाही है, मतलब वहां केंद्रीकरण है, मतलब वहां सारे पावर किसी एक के ही हाथ में है, वो जो चाहेगा वैसा ही चलेगा, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, ठीक है। तो सत्ता में जो है या किसी भी संस्था में केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, है ना। अधिकार और दायित्व सब में बटे होना चाहिए। क्लियर है। बढ़े अगले पॉइंट की तरफ, लिखेगा अगला पॉइंट। किसी भी पॉइंट में डाउट रहे तुरंत पूछ लिया करें आप, है ना। अगला सिद्धांत है आपका निरंतरता का सिद्धांत। अगला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। अगला नोट कीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत, नोट कीजिएगा, अगला सिद्धांत है। अब ये सिद्धांत क्या है कि संगठन में जितनी भी आवश्यकता है उनको निरंतर पूरा करने की क्षमता आपके संगठन में होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है सर, निरंतरता का सिद्धांत का मतलब क्या है कि किसी भी पद पर खाली नहीं होना चाहिए। कोई पद जो है मुख्य पदों पर कभी भी जो है आपकी रिक्तता नहीं होनी चाहिए, आप कह सकते हैं। जैसे कि आपकी गवर्नमेंट में यदि हम देखते हैं तो सरकार हमको बताती है ना कि भाई पीएससी के इतने पद खाली हैं, आईएएस इतने आईएएसओं की कमी है, इतने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट में जजों की कमी है, ये क्या है, पद खाली होना है। तो निरंतरता का सिद्धांत आपका ये कहता है कि संगठन या व्यवसाय की आवश्यकताओं को निरंतर पूरा करने की क्षमता होनी चाहिए, और वो निरंतर पूरे तब होंगे जब किसी भी पद पर भरने के लिए, है ना, समय समय पर यदि कोई पद खाली है तो उसके लिए नए नए आपके पास जो है प्रबंधक या नए नए मैनेजर अवेलेबल हमेशा होनी चाहिए, है ना। मतलब कोई भी पद आपका खाली न रहे, कंटिन्यूटी हमेशा किसी पद पर होनी चाहिए। कोई जा रहा है तो उससे पहले कोई आ जाए। आप देखते हैं प्राइवेट कंपनियां जो है एक टाइम लेती हैं, जब भी किसी एम्प्लॉय को वो निकालती हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, तो उसकी अब वो स्वयं जाता है, छोड़ता है, तो उससे पहले वो उससे थोड़ा सा टाइम मांगती हैं कि आप 2 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करें, है ना, नोटिस दें पहले, तब आप अपना संगठन या ऑर्गेनाइजेशन छोड़ें, ताकि उस बीच वो जो है किसी और व्यक्ति को वहां अपॉइंट कर सके। यही है निरंतरता का सिद्धांत। चलिए, तो कंटिन्यूटी क्यों होती है, कंटिन्यूटी टूटनी नहीं चाहिए। चलिए अगला हेडिंग डालिएगा, ये थे आपके सिद्धांत। अगली मेन हेडिंग डालिएगा, संगठन ढांचों के प्रकार। अगली मेन हेडिंग है आपकी संगठन ढांचों के प्रकार। संगठन ढांचों के प्रकार। संगठन ढांचों के
प्रकार। अब जो संगठन का ढांचा है, संगठन ढांचों के प्रकार, हेडिंग डाला सभी ने? चलिए, तो संगठन ढांचों के जो प्रकार हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। संगठन के ढांचों के प्रकारों को हम दो कैटेगरी में यहां बांट सकते हैं। पहला, कार्यात्मक संगठन ढांचा। पहला जो है वो कहलाता है कार्यात्मक संगठन ढांचा। और जो सेकंड वन है आपका, वो आपका कहलाता है प्रभागीय संगठन ढांचा। प्रभागीय संगठन ढांचा। प्रभागीय संगठन ढांचा। दो तरीके के आपके ढांचे या स्ट्रक्चर हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी संगठन में दो तरीके के स्ट्रक्चर आपके पाए जाते हैं, प्रभागीय या कार्यात्मक। कार्यात्मक को कई बार क्रियाशील संगठन भी कहते हैं, ठीक है। इन दोनों के एक एक नामों से और कई बार इन्हें संबोधित किया जाता है। क्रियाशील संगठन, और इसे कई बार कहा जाता है प्रभागीय की जगह संभागीय, है ना, बात बराबर है। संभागीय संगठन। मैं आपको दूसरा नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार एग्जामिनर नाम बदल के भी दे देता है ना, दूसरा नाम लिख दिया। अब आपको समझ में ही ना आए कि सर ये तो हमने पढ़ा ही, नया क्या गया। तो कार्यात्मक संगठन ढांचा और प्रभागीय संगठन ढांचा, ये दोनों हैं क्या, इनमें क्या डिफरेंस है, इनकी क्या विशेषताएं हैं, ये थोड़ा सा आपको समझ में आना जरूरी है, ठीक है। तो कार्यात्मक या क्रियाशील संगठन ढांचा जो है, इसका काम क्या है? संगठन के इस प्रारूप में आप कह सकते हैं कि प्रत्येक कार्य को कई विभागों में विभक्त कर दिया जाता है या बांट दिया जाता है ना। या आप कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत रचना जो है वो कार्यों पर आधारित होती है। मतलब किसी विशिष्ट काम के लिए किसी विशिष्ट व्यक्ति को अपॉइंट करना, है ना, प्रत्येक विभागों में विभक्त करना, ये कहलाता है कार्यात्मक संगठन ढांचा, है ना। चलिए, इसका मुख्य काम क्या है कि भाई किसी काम में आपकी मितव्ययिता ना हो। मितव्ययिता को शब्द को मैं आपको पहले समझा चुका हूं कि भाई कम से कम खर्च में बेहतर रिजल्ट प्राप्त करना ही मितव्ययिता कहलाता है, ठीक है। तो कार्यात्मक संगठन यही करता है आपका। चलिए लिखिएगा कार्यात्मक संगठन के बारे में थोड़ा सा, एक एक लाइन हम इनके बारे में लिख लें। ये है क्या एक्चुअल में, बहुत ज्यादा नहीं लिखना, क्योंकि हम इनके बाद सिर्फ संगठन के प्रकारों को देखेंगे। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं वो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं। संगठन के प्रकारों से यदि मैं प्रीवियस एग्जामों की चर्चा करूं तो 30 से 35 क्वेश्चन केवल अलग अलग मल्टीपल एग्जाम्स में जो है वो संगठन के प्रकार से ही आए हैं, ठीक है। तो क्रियाशील संगठन क्या कहलाता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा लिख लें जो मैं बोल रहा हूं। यही नीचे एरो लगा के नोट कर लें, कोई बहुत विशेष हमको नहीं लिखना। बहुत ज्यादा क्वेश्चन कभी आते नहीं है, बहुत रेयर आते हैं, कम आते हैं। चलिए लिखिएगा, कार्यात्मक या क्रियाशील संगठन में नोट कीजिएगा, समस्त कार्यों को बड़े बड़े विभागों में वर्गीकृत किया जाता है। क्रियाशील या कार्यात्मक के लिए बोल रहा हूं मैं, वही नोट करना बेटा। लिखिएगा, समस्त कार्यों को बड़े बड़े विभागों में वर्गीकृत किया जाता है। समस्त कार्यों को बड़े बड़े विभागों में वर्गीकृत किया जाता है।
तथा जिनका एक अध्यक्ष होता है, बड़े बड़े विभागों में वर्गीकृत किया जाता है, तथा जिनका एक अध्यक्ष होता है। तो जिनका एक अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो सभी विभागों में एक एक अध्यक्ष होगा। बड़े बड़े विभागों को आप बांट देते हैं अलग अलग कामों के आधार पर। ये है आपका कार्यात्मक संगठन ढांचा, ठीक है, कि कार्यों के आधार पर आपने लोगों को अलग अलग काम दे दिए और अलग अलग डिपार्टमेंट का एक हेड आपने बना दिया, ठीक है। चलिए लिखिएगा, प्रभागीय संगठन ढांचे के अंतर्गत प्रभागीय संगठन ढांचा लिखिएगा, इसके अंतर्गत, प्रभागीय में बोल रहा हूं बेटा या संभागीय, जो कुछ भी आप समझें, इसके अंतर्गत अनेक छोटी छोटी इसके अंतर्गत अनेक छोटी छोटी इसके अंतर्गत अनेक छोटी छोटी एवं अनेक छोटी छोटी एवं अनेक छोटी छोटी एवं, एक शब्द मैं लिख रहा हूं, आप गलत ना लिखिए इसलिए मैं लिख देता हूं, अनेक छोटी छोटी एवं स्वायत्त शासी, है ना, मैंने आपकी स्क्रीन पर ये शब्द लिख दिया है, स्वायत्त शासी। स्वायत्त शासी शब्द का मतलब क्या होता है? अनेक छोटी छोटी एवं, पहले लाइन पूरा कर ले हम, अनेक छोटी छोटी एवं स्वायत्त शासी इकाइयों का निर्माण किया जाता है। अनेक छोटी छोटी एवं स्वायत्त शासी इकाइयों का निर्माण किया जाता है। अनेक छोटी छोटी एवं स्वायत्त शासी इकाइयों का निर्माण किया जाता है। स्वायत्त शासी शब्द का मतलब होता है कि जो स्वयं से सहायता प्राप्त करे, किसी और की सहायता पर निर्भर ना हो, वो कहलाता है स्वायत्त शासी निकाय, है ना। जिसे किसी सहायता के लिए, चाहे किसी भी प्रकार की सहायता हो, किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, वो इकाई अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है। वो स्वयं की जो है तरीके से चल सकती है, ठीक है, वो कहलाती है स्वायत्त शासी संगठन, ठीक है। चलिए, तो ये थे दोनों के मतलब कि आपका कार्यात्मक संगठन क्या होता है और प्रभागी संगठन क्या होता है। कार्यात्मक संगठन को एक तरीके से आप कह सकते हैं, कार्यात्मक या क्रियाशील संगठन बड़ा बड़ा काम कर रहा है, बड़े बड़े कामों को उसने कई छोटे छोटे विभागों में बांट रखा है। प्रभागी संगठन क्या है कि एक छोटे काम के पर्पस से उसी को सब कुछ अधिकार, कर्तव्य, सारे पावर, सब कुछ उसी को दे दिया गया है, और वही अपने आप में कंप्लीट इकाई है, उसको किसी और की आवश्यकता नहीं किसी काम की, वो खुद कंप्लीट कर लेगा। ये है प्रभागीय संगठन या संभागीय संगठन, ठीक है। तो दो प्रकार के संगठन ढांचे यहाँ होते हैं, हमने दोनों को देखा। चलिए, कई बार इनमें जो है डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं कि भाई दोनों में क्या काम है ना। तो ये भाई जो है कार्य का विशिष्टीकरण करता है, कौन? कार्यात्मक या कार्य पर इंपॉर्टेंट है। और प्रभागी या संभागी को आप कह सकते हैं कि उत्पाद या प्रोडक्ट का स्पेशलाइजेशन करता है। यहाँ पर किसको महत्वपूर्ण दिया गया है स्थान? कार्य को, कि कौन क्या कार्य कर रहा है, तो कार्य का विशिष्टीकरण है। यहाँ पर स्पेशलाइजेशन किसका है? वर्क का है, कार्य का है। स्पेशलिस्ट किसके हैं? वर्क के हैं। विशेषज्ञ हैं किसके? काम के हैं। यहाँ किसके विशेषज्ञ हैं? उत्पाद के, प्रोडक्ट के। दोनों में बहुत अंतर है।
चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा पॉइंट होने वाला है वो है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठनों के प्रकार। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक एग्जाम्स में अगर संगठन से कहीं से आए हैं तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट है, वो है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के प्रकार। मैंने आपसे कहा 30 से 40 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में है, हर एक संगठन पर क्वेश्चन है, ऐसा कोई संगठन का प्रकार नहीं जिसको उन्होंने एग्जाम में ना पूछ लिया हो पिछले एग्जाम्स में। इसका मतलब सारे इंपॉर्टेंट है, मैं कोई आपके लिए छोड़ नहीं सकता। अगली हेडिंग जो है वो है संगठन के प्रकार। कितने प्रकार के संगठन हो सकते हैं? अब हो तो बहुत सकते हैं, लेकिन जिन पर क्वेश्चन आया उनको तो हम छोड़ ही नहीं सकते। तो अगली हेडिंग है संगठन के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के प्रकार। चलिए संगठन के प्रकारों में सबसे पहले शुरुआत होती है नंबर 1 पहले संगठन से। नंबर 1 पोजीशन पर है आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। पहला लिखिएगा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं हम औपचारिक संगठन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या औपचारिक संगठन। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या औपचारिक संगठन है क्या? तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि किसी स्पेशल वर्क को, किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए जो आपके मैनेजर हैं वो किसी एक स्ट्रक्चर का निर्माण करें। ठीक है, कोई वर्क भी स्पेशल है और आपके मैनेजरों के द्वारा, प्रबंधकों के द्वारा एक स्ट्रक्चर या ढांचा बनाया गया कि कौन क्या करेगा, किसके अंडर कौन होगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, किसकी क्या पावर या अधिकार होंगे, किसकी क्या लिमिटेशन या सीमाएं होंगी। इन सब बातों को नियमों में, सिद्धांतों में या उल्लेखित कर दिया जाए, लिखित में मिल जाए आपको सारी चीजें कि ये आपको करना है, ये आपके पावर हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो संगठन औपचारिक संगठन कहलाता है। फॉर्मल या औपचारिक का मतलब क्या है कि जहां पर सारी बातें लिखित स्वरूप में, सारी बातें पूर्व से ही स्पष्ट हों, सभी के अधिकार, दायित्व, काम सब कुछ निर्धारित हो, वो कहलाता है औपचारिक संगठन। तो आप कहेंगे सर ये तो पहले से ही हर एक संगठन में होता है। तो बेटा इसीलिए तो मैक्सिमम जो संगठन है वो औपचारिक ही होते हैं। इसका एक अपोजिट फॉर्मेट है अनौपचारिक, है ना। लेकिन मैक्सिमम जो आपके संगठन है वो औपचारिक ही होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंतर्गत जो है प्रत्येक कार्य व्यवहार, आप कह सकते हैं अधिकार, दायित्व सब कुछ पूर्व निर्धारित है। ठीक है, विशेष उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ऐसे संगठन बनाए जाते हैं। अब यहां से डाटा एंट्री ऑपरेटर 2020 के एग्जाम में एक क्वेश्चन था कि उच्च अधिकारियों द्वारा नियोजित व्यवहार, किसके द्वारा बेटा? उच्च अधिकारियों द्वारा नियोजित व्यवहार किस संगठन में या कौन सा संगठन कहलाता है? तो उच्च अधिकारियों द्वारा नियोजित का मतलब क्या होता है? पूर्व निर्धारित। नियोजन हमने पढ़ा है। तो अगर उच्च अधिकारी पहले से ही नियम, कर्तव्य, आपके अधिकार, उत्तरदायित्व सब बांट दे तो वो नियोजन ही है। तो उच्च अधिकारी द्वारा जो नियोजित मतलब पहले से ही निर्धारित व्यवहार या पहले से ही निर्धारित नियम, वो कौन से संगठन कहलाते हैं? औपचारिक संगठन। अब उसने क्वेश्चन घुमा के पूछा था कि उच्च अधिकारी द्वारा नियोजित व्यवहार कौन सा संगठन है? आंसर था औपचारिक संगठन। क्वेश्चन आ चुका है। तो मैं सबसे पहले औपचारिक संगठन में आपको वही लाइन लिखाऊंगा जो उसने पूछी थी। क्या? उच्च अधिकारियों द्वारा उच्च अधिकारियों द्वारा नियोजित, नियोजित मतलब पहले से निर्धारित, नियोजित व्यवहार औपचारिक संगठन कहलाता है। औपचारिक संगठन कहलाता है।
अब आप सोचेंगे सर क्वेश्चन सिंपल के नहीं आएगा। क्वेश्चन की लाइन बिल्कुल सिंपल है, इसका मीनिंग मैंने आपको समझा है, लेकिन उसने पूछा कैसे? पूछा सीधे स्वरूप में नहीं, पूछा उसने घुमा के कि उच्च अधिकारियों द्वारा नियोजित व्यवहार। उसने ये नहीं कहा आपसे कि विशेष काम को पूरा करने के लिए अधिकार और उत्तरदायित्व सभी का पूर्व में निर्धारित होना या पूर्व में उनको बांट देना कौन सा संगठन है। इससे आप आसानी से पकड़ सकते थे कि औपचारिक है। उसने क्या लिखा? उच्च अधिकारियों द्वारा नियोजित व्यवहार। मतलब उच्च अधिकारी मतलब बड़े लेवल के हाई मैनेजमेंट करने वाले लोग। वो नियोजित मतलब पहले से ही निर्धारित कर दें किसी व्यवहार को, मतलब आपके दायित्वों को, अधिकारों को। वो क्या है? औपचारिक संगठन है। ये उसने घुमा के पूछा था। डाटा एंट्री ऑपरेटर 2020 के एग्जाम में था ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो एज इट इज लिखा आएगा। आपको थोड़ा सा दिमाग क्वेश्चन में लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इतने मल्टीपल डेज में मल्टीपल एग्जाम्स हैं। वो एक ही बात को 3 तरीके से पूछ सकता है अलग अलग पेपर वालों से। तो थोड़ा सा अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते समय ध्यान लगाएंगे तो आपकी गलती कहीं नहीं होगी, है ना? तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं। क्वेश्चन के अंदर सब कुछ मिलेगा। हाँ बेटा, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है उसका। ठीक है, ये नहीं था उसमें नियोजित व्यवहार कहलाता है, ये औपचारिक संगठन कहलाता है, ये मैंने लिखा है। उसने सिर्फ क्वेश्चन इतना पूछा था, उच्च अधिकारी द्वारा नियोजित व्यवहार क्या है। ठीक है, उसका क्वेश्चन था उच्च अधिकारियों द्वारा नियोजित व्यवहार क्या है, तो उसका आंसर था औपचारिक संगठन। ठीक है, उसका प्रश्न ये था। तो क्वेश्चन आपसे किसी भी स्वरूप में पूछा जा सकता है। आप मुख्य परिभाषा लिख लें औपचारिक संगठन की कि क्या है, तो आप लिख सकते हैं, लिखिएगा, विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए, विशिष्ट कार्य को मैं बोल रहा हूं, नोट कीजिएगा, विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए, विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए, विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए उच्च अधिकारियों द्वारा, विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए उच्च अधिकारियों द्वारा, उच्च अधिकारियों द्वारा, विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए उच्च अधिकारियों द्वारा अधिकार, उच्च अधिकारियों द्वारा अधिकार तथा उत्तरदायित्व की सीमाओं का, अधिकार तथा उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अधिकार तथा उत्तरदायित्व की सीमाओं का, अधिकार तथा उत्तरदायित्व की सीमाओं का स्पष्टीकरण ही, उत्तरदायित्व की सीमाओं का स्पष्टीकरण ही औपचारिक संगठन कहलाता है। स्पष्टीकरण ही औपचारिक संगठन कहलाता है। स्पष्टीकरण ही औपचारिक संगठन कहलाता है। मतलब कि पहले से ही आपको सब कुछ स्पष्ट है कि क्या आपके अधिकार हैं, क्या आपके उत्तरदायित्व हैं, पूरा लिखित आपको सब कुछ पता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आपको पावर सब कुछ पहले से ही निर्धारित है। संगठन क्या कहलाएगा? औपचारिक संगठन। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में थोड़ी सी और हमको पढ़ना है चीजें, पर वो हम आज का हमारा टाइम जो है वो फिनिश हो चुका है, तो हम अपने अगले लेक्चर में आगे कंटिन्यू करते हैं। ये पूरा नहीं हुआ अभी। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहीं फिनिश कर रहा हूं, मिलते हैं कल। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।